9 अगस्त 1942 मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। चारों ओर बंदूकें तनी थी। ब्रिटिश सरकार का साफ आदेश था कि अगर कोई मंच की तरफ बढ़ता है तिरंगा फहराने के लिए तो उसे गोली मार दिया जाए। जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हो, कांग्रेस के सारे बड़े नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए थे। अंग्रेजों को पूरा भरोसा था ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन कुछ मिनटों बाद एक 33 साल की महिला मंच की तरफ आगे बढ़ती है और वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती बनकर सामने आती है, और उस महिला का नाम है अरोड़ा आसिफ अली। दोस्तों, ये साल 1942 की कहानी है। ब्रिटेन पूरी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के संसाधन, भारत के लोगों को शामिल किया जा रहा था। भारतीयों ने पूछा भी नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने जितने राज्यों में सरकार बनाई थी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होती ही उन्होंने सारे राज्यों से इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन में भारत के रिसोर्सेस, भारत के लोग को शामिल किया जा रहा था, और इस बात से पूरे भारत में एक रोष था। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है। उस मैदान में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और सभी की निगाहें उस समिति की ओर थी कि क्या डिसीजन लिया जाता है। उस समिति में महात्मा गांधी भी होते हैं, और महात्मा गांधी अनाउंस करते हैं, डू और डाई का जो स्लोगन होता है इसी मंच से आता है। वो कहते हैं कि 9 अगस्त से क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट होगा। और जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चलती है तो अंग्रेज़ तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। अंग्रेज़ों को वैसे भी लगता है कि अभी वे द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त हैं, और उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी कि कैसे इस मूवमेंट को रोका जाए। इस मूवमेंट को 9 अगस्त 1942 से शुरू होना था। 9 अगस्त 1942 से पहले ही सुबह से पहले, मतलब रात में ही, जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, सबको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। और अंग्रेज़ों को लगने लगा कि ये मूवमेंट शुरू होने से ही पहले खत्म हो गया। लेकिन वे एक बात भूल गए, किसी भी आंदोलन की ताकत जनता होती। ग्वालियर टैंक मैदान को पूरे तरीके से घेर लिया गया, पूरे छावनी में बदल दिया गया। हर तरफ पुलिस, सैनिक और राइफलें तनी थी। सीधा गवर्नमेंट का आदेश था कि यदि कोई मंच की तरफ बढ़ता है पहले तो उसे रोको, और यदि नहीं मानता तो सीधे उस पर गोली चलाने तक का आदेश था। पूरा एकदम सन्नाटा, क्योंकि उनके सारे बड़े नेता, जो नेतृत्व विहीन हो गया था आंदोलन शुरुआत में, क्योंकि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन भीड़ के पीछे से एक महिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वो मंच की तरफ जाने लगी। अंग्रेज देख रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे वो महिला कहाँ जा रही थी। वो अंग्रेजों से धीरे धीरे बचते छुपाते मंच की ओर पहुँचती है, और वो जो रस्सी होती है तिरंगा की, उसको नीचे खींचती है और तिरंगा लहराने लगता है। एक बार तो पूरे ग्राउंड में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे नारे एकदम गूंज उठते हैं पूरे जगह। और इसी के साथ जितने अंग्रेज होते हैं सब वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों पर लाठियाँ बरसाने लगते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, और इस आंदोलन को पूरे तरीके से कुचलने का प्रयास किया जाता है। अरोड़ा आसिफ अली वहाँ से निकलकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उनके अब ये आंदोलन इतना फैल गया, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, हर जगह ये आंदोलन पूरे तरीके से फैल गया था। यहाँ तक कि बलिया में चित्तू पांडे ने एक समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया था। ब्रिटिश सरकार एकदम बौखलासी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अरोड़ा आसिफ अली की जो संपत्तियाँ थीं उनको जब्त कर लिया गया। उनको ढूंढने के लिए छापे पड़े जगह जगह पे, लेकिन इसके बावजूद भी अरोड़ा आसिफ अली अंडरग्राउंड हो गई, और वहाँ से गुप्त संदेशों को, पर्चों को भेजकर क्रांतिकारी आंदोलनों को, क्रांतिकारी समूहों को भेजकर इस आंदोलन को जीवित रखा, और ये आंदोलन बढ़ता रहा। हालांकि 1-2 साल 1944 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट की जातियों ने, उन्होंने क्रुएल्टी से इस आंदोलन का दमन किया, उस पर हल्का हल्का काबू पाया जाने लगा। लेकिन अरोड़ा आसिफ अली भूमिगत ही रही और उनकी खोज और तलाश जारी रही। इसके बावजूद भी जब 1946 आता है, क्योंकि तब तक 1946 आते आते कैबिनेट मिशन भी आ गया था और लगने लगा था कि हमारा देश आज़ाद होने वाला है, और जितने भी राजनीतिक कैदी थे उनके वारंट वापस लिए जा रहे थे। तो गांधी जी ने सलाह दिया अरोड़ा आसिफ अली को सबके सामने आने के लिए, तो वे सबके सामने 1946 में फिर से आती हैं। इसी साहस के कारण अरोड़ा आसिफ अली को 1942 की नायिका कहा जाने लगा। इतिहास हमेशा अक्सर हमें राजाओं या युद्धों या महान सैनिकों की कहानी सुनाता है, लेकिन कभी कभी इतिहास रचने वाले ना राजा होते हैं, ना कोई सैनिक होता है। वह एक आम सा इंसान होता है जो सही समय आने पर डरने से बंद कर दे, और यही काम अरोड़ा आसिफ अली ने किया। यदि उस समय अरोड़ा आसिफ अली ने कदम नहीं बढ़ाए होते तो शायद क्विट इंडिया मूवमेंट उतना सफल नहीं होता जितना होना चाहिए था।
सिर्फ उन्होंने 9 अगस्त 1942 को तिरंगा नहीं फहराया था, उन्होंने ये दिखाया कि अगर हिम्मत हो तो आज़ादी की चाहत पाने से कोई रोक नहीं सकता। और उस तिरंगे के साथ एक नाम हमेशा लिया जाता है, अरोड़ा आसिफ अली का। आज़ादी के बाद भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1958 में जब दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है तो अरोड़ा आसिफ अली दिल्ली की पहली मेयर बनती और वो समाज के प्रति बहुत ही कुछ करने का प्रयत्न करती और 1996 में जुलाई 1996 में उनकी मृत्यु हो जाती और मृत्यु के बाद मरणोपरांत 1997 में उन्हें भारत रत्न दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। इसी आंदोलन में बहुत सारे नेता उभर कर सामने आए, जैसे आप लोगों ने राम मनोहर लोहिया का नाम सुना होगा, जयप्रकाश का नाम सुना होगा, उषा मेहता, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को जीवित रखा, एक जगह से दूसरी जगह क्रांतिकारियों के पास मैसेज पहुंचाने के लिए। तो खासकर ये कहा जाता है कि जो ताबूत होता है ये आंदोलन, उसमें आखिरी कील साबित होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आज के परिप्रेक्ष्य में आपका क्या विचार है, इस कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।